लेना, ये सभी को पता ही है। ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद खत्म हो चुका है। तो अगला चैप्टर क्या हमारा, चैप्टर नंबर 6 कवर करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। रेखाएं, लाइंस मतलब रेखाएं, एंगल्स मतलब कोण। अब सिर्फ ये चैप्टर ही नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी हमें छोटे छोटे कंसेप्ट पता होने चाहिए, वो सारे कंसेप्ट करके धीरे धीरे हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो उसमें पहला चीज हमें क्या पता होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है साइड्स एंड एंगल्स। मतलब भुजाएं क्या होती है और कोण क्या होता है। मतलब किसी भी आकृति में, मैं कोई भी बंद आकृति बनाऊं तो उसमें भुजा क्या होता है, कोण क्या होता है, साइड क्या होता है, एंगल क्या होता है। हो सकता है कुछ बच्चों को ये सारी चीजें पता हो, ध्यान से सुनिएगा, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे। अगर पता भी है तो रिवीजन भी होगा, है ना। और जिनको नहीं पता है उनको तो फायदा होगा ही। ठीक है, देखते हैं साइड क्या होता है, एंगल क्या होता है। जो किसी भी आकृति में क्या लिखा गया है, पहले डेफिनेशन पढ़िए आप लोग ध्यान से। मैं दो तरीके से आपको बता रहा हूँ। किसी भी आकृति में भुजा क्या होता है, वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें समझनी है हमें। एक तो शीर्ष समझना है कि शीर्ष क्या होता है, और दूसरा हमें समझना है रेखाखंड क्या होता है। तो अभी के लिए रेखाखंड का मतलब आप समझना एक सीधी लकीर, रेखाखंड रेखा का टुकड़ा। तो अगर मैं कोई एक सीधी लकीर ऐसे खींच दूं जिसका दो एंड पॉइंट हो, मतलब एक आरंभ बिंदु हो, मतलब एक शुरुआत बिंदु हो, और जहां पर वो खत्म हो रहा हो, इसकी लंबाई निश्चित होगी, इसको क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। एक सीधी लकीर अभी के लिए समझना, डिटेल में और हम लोग सीखेंगे आगे क्लास में। और शीर्ष क्या होता है, देखो जो भी कोई भी, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ जो कॉर्नर आपको आकृति में दिख रहे हैं, ये जो कॉर्नर, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा शीर्ष है। ठीक है, वर्टेक्स कहलाएगा। या फिर आप ऐसा ही कह सकते हो, सर साइड क्या होता है, ऐसा समझिएगा, साइड या भुजा क्या होता है, कोई भी आकृति जिन रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है, जिस लाइन सेगमेंट से मिलकर वो बना होता है, वही उसका भुजा कहलाता है। तो ये आकृति को मैं देखूं तो ये कौन से भुजाओं से, कौन से रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है। तो आप ऐसा कह सकते हो क्या, ये जो आकृति है सर, ये एक रेखाखंड ऐसा, ये चार रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है कुछ इस तरीके से। इन चारों को अगर मैंने मिला दिया तो ये हमारा कुछ ऐसा आकृति बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको, क्या इन चारों आकृति से मिलकर बना हुआ है। मान लो इसको मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दिया, ये हमारा है ए बी। ठीक है, ये हमारा है बी सी, ये हमारा है सी डी, और ये हमारा है ए डी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना, ये हमारा ए बी हुआ, ये हमारा बी सी हुआ, ये हमारा सी डी हुआ, और ये ए डी हुआ। मतलब ए बी बी सी सी डी और ए डी से मिलकर बना हुआ है। समझ में आ रहा है। तो हम कहेंगे सर ये हमारा चार साइड हो गया, एक हमारा ए बी हो जाएगा, एक हमारा ए डी हो जाएगा, एक हमारा डी सी हो जाएगा, और एक हमारा बी सी हो जाएगा। तो ये चार साइड मतलब चार रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है। तो हम कहेंगे इसमें इसमें चार भुजाएं हैं। समझ में आया, समझ में आया क्या। तो भुजा क्या होता है, कोई भी आकृति जिन रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है उसे ही हम उसका भुजा कहते हैं। भुजा करता क्या है, भुजा ऐसे भी समझिएगा, भुजा जो होगा किसी भी दो शीर्षों को जोड़ता है। जैसे ये समझो, अगर मैं कह रहा हूँ ये हमारा क्या है, जो कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, जो कोने दिख रहे हैं, उनको हम लोग शीर्ष कहेंगे। तो ए और बी दो कॉर्नर्स दिख रहे हैं, दो शीर्ष दिख रहे हैं, इसको जोड़ रहा है क्या, हमारा भुजा ए बी। ठीक है, अब देखो ए भी एक शीर्ष है और डी भी एक शीर्ष है, तो ए और डी को जोड़ रहा है क्या, हमारा भुजा ये वाला दूसरा भुजा। ठीक है, डी भी एक शीर्ष है, सी भी एक शीर्ष है, तो सी डी को जोड़, डी और सी को जोड़ रहा है हमारा सी डी भुजा। ठीक है, और बी भी शीर्ष है और सी भी एक शीर्ष है, तो बी सी भुजा जो है बी और सी दो शीर्षों को जोड़ रहा है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं दो शीर्षों को जोड़ता है भुजा। क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस आकृति में कितने भुजाएं हैं, आप क्या बोलोगे। इस आकृति में भुजाओं की संख्या बताइए। भुजा की संख्या चार है। आप बोलोगे सर एक भुजा ये साफ लिख रहा है, सर एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इस तरीके से, आपको दिख भी जाएगा, है ना। एक भुजा ए बी दिखा, दूसरा बी सी दिखा, तीसरा सी डी दिखा, चौथा ए डी दिखा। ठीक है, तो हम कहेंगे चार भुजाएं हैं सर इसमें। इसी तरीके से मैं अगर और बनाऊं, एक आकृति मैंने ऐसे बना दी, कोई भी बंद आकृति में बना सकता हूँ ऐसे। अब मुझे बताइए इसमें कितने भुजाएं हैं, भुजा कितनी है। काफी सिंपल है। क्लियर। तो हमें दिख रहा है सर ये तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी है। एक रेखाखंड इधर दिखा, दूसरा रेखाखंड मुझे इधर दिखा, तीसरा रेखाखंड मुझे इधर दिखा, तो एक दो तीन, मतलब इसमें कितनी भुजाएं, तीन भुजाएं। ठीक है, तीन भुजाएं। कैसे नाम देंगे, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी। ठीक है, तो एक हम कहेंगे सर ए बी, एक भुजा हमने कहा ए बी, दूसरा भुजा हम कहेंगे बी सी,
और तीसरा भुजा कहेंगे AC, AB, BC और AC। नाम लिखने के लिए समझ में आया कि नाम कैसे देंगे भुजा को, ठीक है। चलिए अब अगर मैं कोई आकृति ऐसे बना दूं, अगर मैं कोई आकृति ऐसे बनाऊं, मुझे बताइए इसमें कितने भुजाएं हैं? ये भी तो कोई आकृति है ना, इसमें कितने भुजाएं हैं? देखो किस रेखाखंड से मिलकर बनी हुई है, तो बस काउंट करना है आपको। यहाँ पर देखिए एक, ये हमारा 2, ये हमारा भुजा 3, ये हमारा भुजा 4, ये भुजा हमारा 5 और ये हमारा भुजा 6। तो मतलब कहेंगे सर यहाँ पर कितने भुजाएं हैं? 6 भुजाएं। समझ में आ गया? भुजा तो समझ में आ गया, जिस रेखाखंड से मिलकर बनी हुई है भुजा कहलाएगी। भुजा क्या करता है, किसको जोड़ता है? मैं कह रहा हूं भुजा डैश को जोड़ता है। तो किसको जोड़ेगा? यहां पर क्या आएगा? भुजा किसको जोड़ता है? दो शीर्षों को। देखो कोई भी भुजा ले लो, मान लो अगर मैं इस भुजा को ले रहा हूं, ठीक है, मैंने इस साइड को लिया, इस साइड को लिया, तो ये जो साइड है क्या कर रहा है, एक शीर्ष मुझे यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा शीर्ष यहाँ दिख रहा है, जो कॉर्नर्स दिखते हैं उसको शीर्ष कहते हैं। तो आप बोलोगे सर एक हमारा शीर्ष ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ये दोनों शीर्षों को जोड़ रहा है भुजा नंबर 3। तो यहाँ पर क्या फिल करोगे आप? यहाँ पर आप फिल कर दोगे शीर्ष, दो शीर्षों को जोड़ता है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भुजा क्या होता है? दो शीर्षों को जोड़ता है, ठीक है। चलिए अब जो अगला कंसेप्ट है वो है हमारा कोण। एंगल क्या होता है? देखो एंगल क्या है, कोई भी दो भुजा, पहले से समझ लो, मैं 2-3 तरीके से पढ़ा रहा हूँ। कोई भी दो भुजा में बनू, तो ये दो भुजा जहां पर भी मिल रहे होंगे, शीर्ष पर मिल रहे होंगे, तो इस शीर्ष के पास, इस शीर्ष पर इन दोनों भुजाओं के बीच का जो झुकाव है, तो ये जो झुकाव होता है ना, अगर मैं कोई दो लाइन ऐसे बना दूं, तो इसके बीच में जो आपको झुकाव दिख रहा होगा, ये पार्ट है ना, तो इसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोण। तो ये जो झुकाव दिख रहा है, इस वाले को हम कहते हैं, इस पार्ट को कोण कहते हैं। समझ में आया एंगल क्या होता है? दो भुजाओं के बीच का झुकाव, या फिर कह सकते हैं सर कोई दो रेखाखंड, किरण या रेखाओं से मिलने से एक कोण बनता है। अब आप बोलोगे सर रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखा क्या होता है? अभी के लिए आप सीधी लकीर समझना, एक बार मैं समझा रहा हूँ, आगे क्लास में और डिटेल में सीखेंगे। देखो रेखा क्या होता है? रेखा या लाइन एक ऐसी लकीर जिसको आप दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ा सकते हो, ठीक है। ऐसी लकीर, सीधी लकीर जिसको दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो इसको कहेंगे रेखा। अगर मैं रेखाखंड की बात करूं, तो ये होता है रेखाखंड, ठीक है। अगर मैं लिख दूं रेखाखंड, और डिटेल में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, इसको लिखते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है, इसका नाम है लाइन सेगमेंट। ये क्या होगा? इसका दो अंत बिंदु होगा, इसको आप बढ़ा नहीं सकते। देखो तीर का निशान मैंने नहीं लगाया, तो इसको आप क्या बोलोगे? सर ये हमारा रेखाखंड है, रेखा का टुकड़ा है ये। और किरण क्या होता है? जिसमें एक फिक्स पॉइंट होगा और एक अनंत तक जाएगा, कुछ ऐसा जैसे टॉर्च का लाइट, वो अनंत तक जाते जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये क्या है? ये हमारा किरण कहलाएगा, और इसको कहते हैं हमारा, इसको कहते हैं हम लोग रे, ठीक है, इसको रे कहते हैं। तो एक फिक्स पॉइंट रहेगा और एक तरफ से इसको अनंत तक आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों होता है रेखा, रेखाखंड, किरण। अब कहीं पर भी कोई रेखा मिले, चाहे किरण मिले, चाहे रेखाखंड मिले, मैं दो लाइन ऐसे बना दी, ठीक है। अब ये अगर रेखाखंड है, तो यहाँ पर कौन बन रहा है? क्या इनके बीच का जो झुकाव है, यही कोण कहलाएगा ना? बताइए। अगर मैं एक पॉइंट लूं, यहां से दो किरण बना दूं, दो रे बना दूं, एक रे ऐसे बना दिया, एक रे ऐसे बना दिया, क्या आपको यहाँ पर कौन दिख रहा है? यहाँ पर आपको कौन दिख रहा है? तो दो किरण के बीच के झुकाव को भी कहेंगे कौन, ठीक है। या फिर अगर मैं कोई आकृति बनाऊं, कोई बंद आकृति बना दूं, मैंने कोई आकृति ऐसे बनाया, एक त्रिभुज ही बना लेते हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा है? इस त्रिभुज में एक भुजा, इसका नाम दे दो ABC, ठीक है, इसका नाम दे दिया ABC। तो आप बोलोगे सर AB भुजा और BC भुजा, इन दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण दिख रहा है हमें, एक कोण यहाँ पर दिखा। अब मैं BC भुजा को ले रहा हूँ और AC भुजा को ले रहा हूँ, तो इन दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण दिखा, यहाँ पर एक कोण यहाँ पर दिखा, और एक कोण मुझे यहाँ पर दिखेगा। तो मुझे बताइए इसमें कितने कोण होंगे, कोण की संख्या कितनी होगी? तो इस आकृति में कितने कोण होंगे? 3 कोण होंगे। तो इस आकृति में भुजा कितनी हुए हैं? तो आप बोलोगे सर भुजा भी 3 थे। तो याद रखिएगा, किसी भी बंद आकृति में अगर वो रेखा खंडों से मिलकर बनी है, तो जितने कोण होंगे उतने ही भुजा भी होंगे। तो हमेशा भुजा की संख्या और कोण की संख्या बराबर होती है। अगर कोई बंद आकृति, मैं क्या कर रहा हूँ, बंद आकृति की बात कर रहा हूँ, बंद आकृति की बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई बंद आकृति रेखाखंडों से मिलकर बनी है, तो भुजा की संख्या और कोण की संख्या हमेशा बराबर होगा। यहाँ पर कितना है? 3 है, ठीक है। तो अगले फिगर को देख के बताइए,
यहाँ पर आपको कितने कोण दिख रहे हैं, इस आकृति में कितने कोण दिख रहे हैं। कभी भी काउंट करना है ना, तो चाहे आप कोण काउंट कर लो चाहे भुजा काउंट कर लो, कोई एक काउंट कर लो। तो आपको पता सर यहाँ पर क्या है, एक कोण मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक कोण मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक कोण मुझे ये वाला दिख रहा है, और एक कोण मुझे ये वाला दिख रहा है। तो चार कोण दिख रहे हैं, एक कोण ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, चार कोण है। भुजा कितनी है, कोण तो आपने बोल दिया कि कोण जो है सर हमारा चार है। भुजा कितनी है, तो आप बोलोगे सर कोण और भुजा तो बराबर होता है, दोनों ही चार होंगे। भुजा गिन लिया तो कोण भी चार होंगे, कोण गिन लिया तो भुजा भी चार होगा। ठीक है, चलिए। अगर मैं एक और फिगर बना दूं, ऐसा कुछ फिगर बना रहा हूं मैं, ठीक है, मुझे बताइए यहाँ पर भुजा कितने हैं। मैं आपसे पूछूं भुजा यहाँ पर कितने हैं, चार नहीं, फिर से काउंट कीजिए। तो साइड अगर काउंट करोगे, देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या क्या दिख रहा है। एक भुजा ये दिखा, है ना, इसको मैंने नंबर कर दिया एक। एक भुजा मुझे ये दिखा, इसको मैंने नंबरिंग कर दिया दो। एक भुजा मुझे ये दिखा, इसको मैंने नंबरिंग कर दिया तीन। ये भुजा मुझे दिखा और इसको मैंने नंबरिंग कर दिया चार। और एक भुजा मुझे ये दिखा, इसको मैंने नंबर कर दिया पांच। तो कितने भुजा दिख रहे हैं अब आपको, तो भुजा मुझे बोलोगे सर आप भुजा यानी साइड कितना हो गया यहाँ पर, साइड की संख्या पांच हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कोण की संख्या कितनी है यहाँ पर, नंबर ऑफ एंगल्स बताइए, एंगल्स कितने होंगे। अब काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप बोल दो पांच। ठीक है, काउंट करके देख लो। आप वेरीफाई करने के लिए देखो कैसे करोगे। आप बोलोगे सर एक भुजा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सॉरी कोण यहाँ पर दिख रहा है एक, दूसरा कोण मुझे यहाँ दिख रहा है दो। जहां पर भी दो भुजा मिलेगा वहां पर एक कोण बन जाएगा। ठीक है, तो एक कोण ये दिखा, दूसरा ये दिखा, एक मुझे कोण यहाँ पर दिख रहा है तीन, एक कोण देखो ये वाला दिख रहा है, ये वाला भुजा को देखिए और ये वाली भुजा को देखिए। तो इन दोनों को मिलने पर यहाँ पर भी कोण बन रहा है। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो इसको भी कोण कहते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर कैसा कोण है, अगले क्लास में देखेंगे हम लोग बाद में। तो आप बोलोगे सर एक कोण मुझे यहाँ पर बनता दिख रहा है कोण चार, और एक कोण पांच यहाँ पर दिखा। तो ये समझ में आया ना, पांच कोण आएंगे। नहीं, छह कोण कैसे है, भुजा तो, भुजा पांच है तो कोण भी पांच ही होगा ना। समझ में आया, तो भुजा सर पांच है। एक बाहर की साइड आ जाएगा। नहीं, हमें अंदर वाले कोण की ही बातें करनी है। अगर मैं यहाँ पर बोलूं एक त्रिभुज में, ऐसे समझो त्रिभुज में आप देखो यहाँ कितने कोण है, तो आप बोलोगे सर अंदर में एक कोण है, दो कोण है, तीन कोण है। आप अगर बाहर को देखोगे तो बाहर का भी तो कोण ऐसे यहाँ भी तो आता है, बाहर वाला कोण को आप गिनते हो क्या, बाहर वाले कोण को नहीं गिनना है हमें, हमें बस आकृति के अंदर वाले कोणों को गिनना है। ठीक है, तो आकृति के अंदर वाले कोणों को ही गिनना है। ठीक है? तो इस वाले कोण को गिनेंगे, अंदर वाले को, बाहर वाले इस कोण को नहीं गिनना है आपको। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कि कोडों का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नाम कैसे देते हैं। भुजा को तो नाम देने मैंने सिखाया, ए बी सी डी अल्फाबेट से करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर इस कोण को अगर मुझे नाम देना है, कोण क्या है, ये वाला कोण है, इसी को कहने ना कोण हमारा, इन दोनों लाइन के बीच का झुकाव को। तो इसको कुछ ऐसे लिखते हो, समझिएगा। इसको मैं बार बार यूज करूंगा इसलिए पहले बता दे रहा हूँ। देखो ये कौन से दो भुजा से मिलकर बना है, ये जो कोण है, एक भुजा हमें एओ दिख रहा है और एक और भुजा मुझे दिख रहा है ओ बी, है ना, इन दोनों से मिलकर बना है क्या, एओ और ओ बी से। एओ भुजा दिख रहा है और ओ बी भुजा दिख रहा है। तो ए ओ बी कुछ ऐसा लिखते हैं, ए ओ बी, और यहाँ पर एक एंगल का साइन देते हैं। तो आप बोलोगे सर ए से बी की तरफ जाइएगा ओ से होते हुए। ठीक है, तो ए ओ बी लिखते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंगल बी ओ ए। तो जो भी एंगल की आप बात कर रहे हो वो एंगल हमेशा बीच में होगा। आप ओ की बातें कर रहे हो, यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि हम एंगल ओ की बात कर रहे हैं। ठीक है, या ए से बी की तरफ जाइए या बी से ओ की तरफ जाइए। ठीक है, समझ में आया। ओ को क्या बोलेंगे, समझिएगा। यहाँ पर मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप अगर इस वाले की बात करोगे, इस झुकाव को, तो इसको हम कोण कहेंगे। और अगर मैं बिंदु ओ की बात करूं तो बिंदु ओ को क्या कहते हैं, इस कोण का शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। अगर मैं सिर्फ बिंदु ओ की बात करूं तो इस बिंदु ओ को इस कोण का शीर्ष कहेंगे। और अगर मैं इस झुकाव की बात करूं तो इस वाले को आप कोण कहोगे। समझ में आया। अगर मैं ओ लिखूं तो ओ कहने का मतलब हम शीर्ष की बात कर रहे हैं, और अगर मैं एंगल ओ लिखूं तो इसका मतलब हम कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एंगल ओ को ही हम एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। तो यहाँ पर जो बीच में दिख रहा है ना, उसी एंगल की बात कर रहे हैं जो बीच में है।
तो ए ओ बी कहने का मतलब एंगल ओ की बात कर रहे हैं, ए से बी की तरफ जाना है, बी ओ ए मतलब एंगल ओ की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, अगर मैं कोई भाई ऐसे लिख दूं, ये तो क्लियर है, अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं, ये समझिएगा, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया पी, यहाँ पे मैंने लिखा क्यू, और यहाँ पे मैंने लिखा आर, ठीक है, और मैं इस कोण की बात कर रहा हूँ, इस वाले कोण को दिखता है। तो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए है एंगल आर पी क्यू, ऑप्शन बी है हमारे पास एंगल पी आर क्यू, ऑप्शन सी है हमारे पास एंगल पी क्यू आर, ऑप्शन डी है हमारे पास एंगल आर क्यू पी, और ऑप्शन ई है हमारे पास सी और डी दोनों। अब बताओ कौन सा आंसर होगा? नहीं, सी नहीं होगा, सी मत बोलिए, सी डी बोथ। तो यहाँ पर सी भी सही है, डी भी सही है, तो हम कहेंगे सी वाला को आंसर हम कर देंगे। अगर ऐसे ऑप्शन आएंगे ना आपके पास, तो आप सी कर दोगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि सी तो सही है। देखो ऐसा समझा, आपको करना है ये वाले कोण। तो ये कोण क्या कौन सा है? आप बोलोगे सर एंगल क्यू की बात कर रहे हैं, तो एंगल क्यू कैसे बना है? एंगल पी मतलब पी क्यू भुजा और क्यू आर भुजा से, और क्यू हमारा शीर्ष है, तो जो शीर्ष है वो बीच में रहेगा, शीर्ष वाला बिंदु बीच में रहेगा, तो इसका नाम हम क्या देंगे? या तो पी क्यू आर लिख दो, एंगल पी क्यू आर, एंगल का भी साइन लगाना जरूरी है। या फिर आप बोलोगे सर एंगल, इसको आर क्यू पी लिख देंगे, तो पी क्यू आर भी लिखना सही है या आर क्यू पी लिखना भी सही है। पी से आप क्यू होते हुए आर जाओ, चाहे आर से आप पी की तरफ जाओ, है ना, दोनों ही तरीके से हम बढ़ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर या तो आंसर सी भी सही है और डी भी सही है, तो हम ना ही सी बोलेंगे ना ही डी बोलेंगे, हम कहेंगे सर ऑप्शन सी सही होगा, सी और डी दोनों। समझ में आया? क्लियर है? चलो, अच्छा किसी का माइक ऑन है? एनीवन माइक बंद कर दीजिएगा अगर ऑन है तो। ठीक है, चलो। तो मुझे बताओ, अगर मैं एक और क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं कुछ कोण ऐसे लिख दूं, ठीक है, और इसका मैं नाम लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ बिंदु लिखा, एक्स वाई जेड, और इसका आप लोग नाम लिख के बताओ, इस कोण की मैं बात कर रहा हूँ, इस कोण की मैं बात कर रहा हूँ, इस कोण का नाम कैसे लिखोगे? मैंने कोण लगा दिया, कोण आप नहीं टाइप कर पाओगे, तो इसके बाद बताइए। एक्स वाई, तो एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, वेरी गुड, एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, या फिर एंगल क्या लिख सकते हैं? जेड वाई एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एंगल एक्स वाई जेड लिखिए, जेड वाई एक्स लिखिए, दोनों ही बात बराबर है, जेड से एक्स की तरफ जाइए चाहे एक्स से जेड की तरफ जाइए, तो एंगल जेड वाई एक्स। क्लियर हो रहा है सभी को? मैंने इसको मिला दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले कोण की बताइए, इस वाले कोण का नाम बताओ। अगर मैं एंगल एक्स की बात कर रहा हूं, एंगल एक्स को, तो ऐसे इसको आप पूरा नाम कैसे लिखोगे? एंगल एक्स के नाम अगर मुझे लिखना हो, तो आप बोलोगे सर एंगल एक्स जो है, ये जो एंगल एक्स कौन से दो भुजा से मिलकर बना है? तो एक तो मुझे ये वाई वाई एक्स दिखा, और एक मुझे ये वाला दिखा, इन दोनों भुजा से मिलकर बना है, तो इन दोनों भुजा का नाम लिख दो आप बस सिंपली। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे एंगल, एंगल वाई, फिर ये एक्स आएगा बीच में, जो शीर्ष है हमारा बीच में आएगा, और यहाँ पर लिखेंगे जेड, तो वाई एक्स जेड। समझ में आया? या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? एंगल जेड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जेड एक्स वाई, तो आप बोलोगे सर जेड एक्स वाई, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। तो या तो वाई जेड लिख दो, चाहे जेड एक्स वाई लिख दो। क्लियर है? अब समझ में आ रहा है? चलिए, तो इस तरीके से लिखेंगे। मुझे बताओ, यहां पर इस बिंदु को क्या बोलेंगे? इस कोण में, अगर मैं इस बिंदु की बात करूं, कोण वाई में, जहां पर कोण बन रहा है, अच्छा पोल में क्वेश्चन पूछ लेंगे, जिस बिंदु पर वो कोण बन रहा है, इसका कोई स्पेशल नाम है क्या? इस बिंदु वाई का कोई स्पेशल नाम है क्या? क्या नाम है इसका? इसको कहते हैं कोण का शीर्ष, इसको कोण का शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, इसको वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, शीर्ष का हो या फिर वर्टेक्स का हो, तो जहां पर भी कोई कोण बन रहा है ना, वहां पर एक वर्टेक्स जरूर होगा, जिस भी पॉइंट पे वो कोण बन रहा होगा उसको वर्टेक्स कहेंगे या फिर शीर्ष कहेंगे। तो वो शीर्ष क्या होता है, यहाँ पर लिखा भी गया है, कोण का शीर्ष, कोण का शीर्ष कोण बनाने वाली दो किरणों रेखाखंड का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो उभयनिष्ठ कहने का मतलब आपको बताया भी था, कॉमन, है ना, कॉमन। जैसे मैंने आपको बोला कि एक कोण मैंने बनाया, एक कोण मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, ये कोण मैंने बनाया, इस वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस कोण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर। तो इस कोण का अगर मैं आपसे शीर्ष पूछूं, तो शीर्ष आप क्या बोलोगे? पी क्यू या आर? इसका शीर्ष क्या है?
सिर्फ कहां पर, ये दोनों जो लाइन से बना हुआ है, एक तो पीक्यू से बना हुआ है और एक क्यूआर से बना गया, पीक्यू और क्यूआर से मिलकर बना है। तो दोनों का उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, क्यू दोनों में है। देखो पीक्यू और क्यूआर, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, क्यू। तो यही हो जाएगा हमारा शीर्ष, है ना। तो ऐसे ही देख के कह सकते हैं शीर्ष क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, फिगर से भी कह सकते हैं या फिर ऐसे भी देख के कह सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे बन, मैं फिगर नहीं दूं आपको और मैं बोलूं एम एन, और सॉरी मैं यहाँ पर सीधे ऐसे लिख दूं एम एन और यहाँ लिखा एन पी। तो इस एम एन भी एक, एम एन एक भुजा है और एन पी एक भुजा है, इनसे मिलकर एक कोण बन रहा है। तो शीर्ष कौन सा रहा होगा, शीर्ष कौन सा रहा होगा। आप बोलिएगा सर एन इसमें भी आया, एन इसमें भी आया, जो कॉमन है वही हमारा शीर्ष हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। तो एंगल कुछ ऐसा बन रहा होगा एम एन पी। तो देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, एम एन एक लाइन दिखा, एक एन पी एक लाइन दिखा, और यहाँ पर शीर्ष दिखा, तो एन को हम कहेंगे शीर्ष। ठीक है, अगर मैं एन लिखूं तो आप इसको मतलब समझना सर शीर्ष की बातें कर रहे हैं, बिंदु की बात कर रहे हैं। और अगर मैं एंगल एन लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसकी कोण की बात कर रहे हैं, अब इसकी झुकाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो शीर्ष को कैसे लिखते हैं और कोण को कैसे लिखते हैं, अंतर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताओ इस फिगर में शीर्ष कितनी है, अब तो सभी लोग बता दोगे। तो भुजा किसी भी बंद आकृति में, याद कर लिए, किसी भी बंद आकृति में अगर वो रेखाखंडों से मिलकर बनी है, तो जितने भुजा होंगे, जितने भुजा होंगे उतने ही कोण होंगे, और जितने कोण होंगे हर एक कोण का एक शीर्ष होगा, उतने ही शीर्ष होंगे। तो संख्या क्या होगा, बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चार कोण बन रहे हैं, एक दो तीन चार, इन चार कोण के पास एक शीर्ष बनेगा, एक शीर्ष यहाँ, दूसरा शीर्ष यहाँ, तीसरा शीर्ष यहाँ, चौथा शीर्ष यहाँ, है ना। तो एक दो तीन चार, चाहे आप कोण गिन लो, शीर्ष गिन लो, भुजा गिन लो, ठीक है, सभी बराबर रहेंगे। ठीक है, चलिए इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, सारा चीज आपको दिख रहा है, एक फिगर है, इसमें आपको शीर्ष दिख रहा है। आप बोलोगे सर शीर्ष का अगर नाम देना हो तो इस शीर्ष को आप नाम कैसे दोगे, आप बस एक बिंदु लगा दो ए, और यहाँ पर आप लिख देना सिर्फ ए। ठीक है, अगर मुझे इस कोण की नाम देना है तो आप यहाँ पर बी लिखोगे, और इसका नाम मान लो मैंने सी दे दिया। तो इस कोण को आप अगर कोई नाम देना चाहते हो, है ना, तो इस कोण का नाम आप कैसे दोगे, आप इसका कोण का नाम लिखोगे एंगल बी लिखोगे, या फिर इसको हम पूरा नाम अगर लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे एंगल ए बी सी, कुछ ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, अगर मैं भुजा की बात करूं तो भुजा को कैसे नाम देंगे, इस वाले भुजा के नाम देना है, मुझे बताओगे इस भुजा का नाम कैसे लिखेंगे आप। मैं बस इस वाले भुजा की बात कर रहा हूँ, इसका नाम पूछ रहा हूँ, भुजा का नाम। हमें कैसे पता चलेगा हम कौन सी भुजा की बात कर रहे हैं। तो ये आप बोलोगे सर ये बी और सी से दो शीर्षों को जोड़ा ना, तो बी को और सी को जोड़ा, तो आप बोलोगे सर ये रेखाखंड क्या है, बीसी है, तो इसका नाम दे देंगे बीसी। ठीक है, संख्या कितनी होगी, आप सभी लोग चैट पे लिख रहे थे सर यहाँ पर 6 शीर्ष होगा, 6 कोण होगा, 6 भुजा होगा। क्लियर है, क्लियर है, चलिए। तो इस फिगर को देख के मुझे बताइए इस फिगर में भुजा कितनी है और कोण कितनी है, भुजा की संख्या बताइए। पहले मुझे भुजा की संख्या लिख के बताओ, भुजा कितनी है। 8, 8 22। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ, देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर कौन कौन से भुजा से मिलकर बनी है। आप क्या करो ना, सबसे पहले क्या करो, इनके शीर्षों को नाम दे दो, है ना। ए बी, सारे शीर्ष को नाम दे रहा हूँ, सी डी ई एफ जी, और यहां पर लिख दिया एच। ठीक है, अब एक भुजा मुझे दिख रहा है ए बी, समझिएगा, एक भुजा मुझे दिखा ए बी, यहां पर लिख दिया एक। ठीक है, फिर मुझे भुजा दिखा बी सी, यहां पर मैंने नाम दे दिया इसको काउंट करके ये दो। ठीक है, एक मुझे दिखा सी डी, इसका नाम मैं इसको मैंने बोला सर भुजा नंबर 3। एक मुझे दिख रहा है डीई, ये भुजा नंबर 4, ये एफ ई भुजा नंबर 5, एक जी एफ भुजा नंबर 6, जी एच भुजा नंबर 7, और ए एच भुजा नंबर 8। तो कितने भुजा हैं, आप बोलोगे सर भुजा तो 8 है। अब अगर मैं आपसे कोण काउंट करने के लिए बोलूं तो आप कोण काउंट करोगे क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कोण कितने हैं, एंगल कितने हैं, तो आप काउंट करोगे नहीं, सीधे बोलोगे सर भुजा और कोण बराबर होंगे, तो ये भी 8 हो जाएगा, कोण भी 8 होगा। अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो समझने के लिए डेफिनेटली आप कर सकते हो, यहाँ पर मैं सारी चीजें मिटा रहा हूँ। देखो कोण कहाँ कहाँ पर बन रहा है, कोण कहाँ कहाँ पर बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब भी मैं कोण की बात कर रहा हूँ, अभी अंदर की कोण की बात कर रहा हूँ, इंटरनल एंगल की बात कर रहा हूँ, तो एक कोण मुझे यहाँ पर देखा एक, दूसरा मुझे यहाँ पर देखा 2,
तीसरा मुझे यहाँ पर देखा 3, चौथा हम यहाँ पर कर सकते हैं 4, ये 5 और ये 6। दो कोण और कहाँ पर दिख रहे हैं? और दो कोण कहाँ है? देखो, एक ये वाला भुजा और एक वाला ये वाला भुजा। क्लास डिक्लाइन हो रही है, कैसे डिक्लाइन हो रही है? अभी तो क्लास में हो आप। बार बार में जा रही है सर। अच्छा, अभी क्लास में हो ना? अभी समझ में आ रहा है? कुछ छूट गया क्या आपका? कुछ नहीं छूटा सर, बार बार में कट रही है क्लास। नेटवर्क का इशू हो सकता है, ऐसा तो ऐसा होता नहीं चाहिए। अभी ठीक है, अभी क्लास करिए। तो आप एक कोण देखो, ये वाला बोलेंगे, ठीक है? अंदर वाले कोण की बात करना, ये बाहर वाले को मत बोल, ठीक है? तो आप बोलना सर एक कोण मुझे यहाँ पर दिख रहा है 7 नंबर का, और एक कोण ये वाला दिख रहा है 8 नंबर का। तो मुझे दिखा सर कोण भी 8 ही आया, और शीर्ष कितना होगा? हर एक कोण के पास एक शीर्ष बन जाएगा। अगर आपसे कोई बोले शीर्ष बताइए, तो शीर्ष भी बोल देना 8, है ना? तो शीर्ष एक ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 और 8, तो शीर्ष भी 8 हो जाएगा। तो हमेशा भुजा कोण और शीर्ष क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, चलिए इस फिगर को देखकर आप लोग ये आंसर बता दो कि इस फिगर में कितने भुजा हैं, कितने कोण हैं, कितने शीर्ष हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा इसको जूम भी कर दे रहा हूँ। चलो, तो इस फिगर को देखिए ध्यान से और मुझे बताइए कि यहाँ पर भुजा कितने हैं, कोण कितने हैं और शीर्ष कितने हैं? 10। 10। तो इसको मैं काउंट कर रहा हूं, देखो आप कैसे काउंट करोगे। एक तो मुझे ये वाला दिखा, है ना? मैं कोई भी एक चीज काउंट कर लूंगा, हो जाएगा 1। ये मुझे दिखा 2, ये मुझे दिखा 3, ये मुझे दिखा 4, 5, 6, 7, 8, ये मुझे दिखा 9 और ये 10। तो भुजा 10 आया, तो हम कहेंगे कोण भी 10 आएगा सर, शीर्ष भी 10 आएगा। ठीक है, कोण भी 10 आएगा और शीर्ष भी 10 आएगा। काउंट कर सकते हो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना? तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर जितने भी भुजा होंगे ना, उतने ही कोण भी होंगे। 1, 2, 3, दो काउंट कर रहा हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हर भुज दो, जब यहाँ पर दो भुजा बनेगा वहां पर कोण बन जाएगा, और हर एक कोण के पास एक शीर्ष होगा। तो कोण भी से जितने कोण होंगे उतने शीर्ष होंगे। क्लियर हुआ? कंडीशन होना चाहिए कि बंद आकृति होना चाहिए। ठीक है, आकृति बंद होना चाहिए। ओके, आकृति खुला रहेगा तो भुजा कोण बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगला अगला क्वेश्चन मैं आपसे पोल में पूछूंगा। रेडी है सभी लोग? रेडी है सभी लोग? चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन में सभी का आंसर सही होगा। ठीक है, अगर आप क्लास में सारी चीजें पढ़ रहे थे ध्यान से, तो काफी जल्दी आप आंसर कर पाओगे, काफी आसान है। इस आकृति में आपको भुजा और कोण की संख्या बतानी है, कितने भुजा है, कितने कोण है। और बहुत कम समय, ज्यादा समय नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में। पहले ऑप्शन देखिए, जो भी आपका आंसर है अपने कॉपी पर लिख लो, ए बी सी या डी। उसके बाद पोल पे जाइए, आंसर कर दीजिए। इसमें तो बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। बस आप देखिए कि इस आकृति में कितने भुजा हैं, कितने कोण हैं। नाइस। तो इतने समय में काफी सारे बच्चों का आंसर आया है, और सभी का आंसर सही है। आंसर सही होना भी चाहिए। लेकिन जो भी बच्चे आंसर नहीं दिए हो, प्लीज जाइए आंसर कीजिए। बस 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड में इसको एंड करेंगे। अभी भी कुछ बच्चे हो, कुछ क्या, अभी काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। तीन डॉट पर क्लिक कीजिए, एक्टिविटी पे क्लिक कीजिए, नीचे में 3 डॉट दिखेगा हाथ के बगल में, वहां पर क्लिक करना है, एक्टिविटी पे क्लिक करना है, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करना है, फिर आपको क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, जो भी आंसर है उसको आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो 10 सेकंड रुकना है, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चल, तो इस पोल को मैं एड कर रहा हूं, और देखते हैं कि हमारा सही उत्तर क्या होगा। देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं इस आकृति को देखूं ध्यान से, तो मुझे कितने भुजा, कोण या शीर्ष कुछ भी पूछा जाए, तो आप किसी भी एक चीज को गिन लो। मैं यहाँ पर शीर्ष को अगर काउंट करूं, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर शीर्ष को काउंट कर रहा हूँ, तो मुझे एक शीर्ष ये वाला दिखा, दूसरा यहाँ पर देखा, तीसरा यहाँ पर देखा, चौथा यहाँ पर देखा, पांचवा यहाँ पर देखा। तो 5 अगर शीर्ष है, तो आप 5 कोण बोलोगे ना सर। एक कोण यहाँ पर देखा, 2 यहाँ पर देखा, 3 यहाँ, 4 यहाँ और 5 यहाँ। तो हम कह सकते हैं कोण कितने होंगे?
कोण तो सर यहाँ पर 5 हो जाएंगे, एंगल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में, और कोण हमने लिख दिया, चलो मैंने लिख दिया, कोण हमारा 5 हो गया। अब कोण 5 है तो भुजा कितना होगा, अब भुजा भी बोलोगे सर 5 ही होगा। एक भुजा मुझे ये वाला दिख रहा है एक, ये वाला भुजा मुझे दिख रहा है 2, ये भुजा मुझे दिख रहा है 3, ये भुजा 4, ये भुजा 5, तो भुजा भी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर भुजा भी 5 थे, कोण भी 5 थे और शीर्ष भी 5 रहेगा, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही था, सभी का आंसर था। क्लियर। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं ना, हमें पता है कि किसी भी बंद आकृति में भुजा और कोण बराबर होता है, ये क्लियर है सभी को, किसी भी बंद आकृति में भुजा कोण बराबर होता है। ऑप्शन बी में देखिए 4 और 5 है, भुजा और कोण का संख्या अलग अलग हो गया, नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखिए 4 और 3 है, नहीं होगा। 3 और 4 है, अलग अलग है, नहीं होगा। 5 और 5 यही पर है ना, तो आंसर यही होगा। ठीक है, ठीक है, वैसे भी सोच सकते थे अगर ऐसे ऑप्शन है तो। इस आकृति को देखिए और यहाँ पर मुझे कोण की संख्या बताइए। अब इसमें हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि आप हड़बड़ी करोगे तो आप गलत कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आकृति में थोड़ा ध्यान से करिएगा, आपको नंबर ऑफ एंगल बताना है, कोणों की संख्या बतानी है अंदर वाले कोण। तो ध्यान से देखिएगा कितने कोण हैं। आपको पता है कभी भी हमें भुजा कोण या शीर्ष गिनने हैं, आप या तो शीर्ष काउंट कर लो, या भुजा काउंट कर लो, या कोण काउंट कर लो, तीनों ही बराबर होंगे। ठीक है, तो या तो शीर्ष काउंट करिए, या भुजा काउंट करिए, या कोण काउंट करिए। हिंट है आपके लिए, जो भी आसान लगता है वो काउंट करिए और आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो बंद आकृति है ये, तो इसमें भुजा कोण और शीर्ष बराबर होगा। और अंदर वाले कोण की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो इस आकृति में कितने कोण हैं। सिंपली आपका एक हिट है कि आप क्या करो, शीर्षों को काउंट कर लो, वर्टेक्स को काउंट कर लो, कितने कॉर्नर्स हैं जहां पर दो भुजाएं मिलती है। जितने शीर्ष होंगे उतने कोण होंगे, हर एक शीर्ष पर एक कोण बनेगा बंद आकृति में। तो ठीक है, तो 20 सेकंड रुकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैं थोड़ा जूम कर लूं क्या इसको, ट्राई करते हैं, अगर जूम हो पाता है तो करते हैं। नहीं, फिर दिख नहीं पाएगा, पूरी चीज आपको दिख नहीं पाएगी। दिख रही है क्या, नहीं दिखेगी। ठीक है, तो मैं छोटा ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, बेटर है, इसी में आप काउंट कर सकते हो। तो अभी 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड। अभी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, यहाँ पर मैक्सिमम आंसर सही है, कुछ बच्चों के आंसर गलत है। तो मैं समझाता हूँ इसको, आप कैसे काउंट करोगे। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10, और अभी लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो अगर ये क्वेश्चन आपको करना हो ना, सिंपली क्या करो, आप या तो भुजा काउंट कर लो, या शीर्ष काउंट कर लो, या कोण काउंट कर लो। मैं क्या कर रहा हूँ, शीर्षों को काउंट करता हूँ। ठीक है, तो आप सिंपली इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। देखिए कहाँ पर कितने शीर्ष है, एक शीर्ष मुझे यहाँ दिखा, एक यहाँ पर, दो, ये तीसरा, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 शीर्ष। अगर मैं आपसे पूछूं कौन को मैंने छोड़ दिया, आप बताओ शीर्ष कितने दिखे आपको 12 दिखा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 12 डॉट दिख रहे हैं आपको, 12 बिंदु, मतलब 12 शीर्ष दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर 12 शीर्ष है तो हर एक शीर्ष पर एक एक कोण बन जाएगा। देखो मैं कोण आपको दिखा भी दे रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कोण कहाँ कहाँ पर है, तो एक कोण तो मुझे ये वाला दिखा, एक कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4। नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। जब देखिए मैं जहां पर 1 लिखा हूं वहीं पर आप भी 1 लिखो। 3, 4, एक मुझे यहाँ पर दिखा 5, एक मुझे यहाँ देखा 6, एक मुझे यहाँ देखा 7, और एक मुझे यहाँ दिखा 8। और ये 8 कोण को गिनकर कुछ बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए किया है, जबकि ए नहीं हो। यहाँ पर देखो 4 कोण और है, एक कोण मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, तो इसको कहेंगे कोण नंबर 9। एक कोण यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोण नंबर 10, एक कोण मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोण नंबर 11, और एक कोण मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोण नंबर 12। ठीक है, तो आपको अगर सर टोटल कितने कोण दिख रहे हैं, 12 कोण दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप दो भुजा जब मिल रहा है तो अंदर में एक कोण बन रहा है ना यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये भी कोण तो होगा, इसको भी तो दो लाइन के बीच का झुकाव बोलेंगे। ठीक है, तो इसको कहेंगे सर टोटल 12 एंगल बन रहे हैं। समझ में आया।
जितने सेल्स उतने कोण। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए, सिंपल सा था, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना था कि 8 आंसर नहीं होगा। जो बच्चे 8 कर रहे थे बस आपने इस 4 कोण को मिस किया, तो ये चारों कोण भी हमारे इस आकृति के अंदर में ही बन रहे हैं। ठीक है, तो इन चारों को भी काउंट करना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, इस आकृति में वर्टेक्स गिनना है, शीर्ष गिनना है, और ये तो बहुत आसान है, ये तो आप काफी जल्दी कर लोगे, और पोल में बस ऑन कर ही दे रहा हूँ, और बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। दी हुई आकृति में शीर्षों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ वर्टेक्स बताइए, वर्टिसेस। 5, 4, 3 या 2? वर्टेक्स काउंट कर लो, कॉर्नर्स काउंट कर लो, जहां पर भी दो भुजाएं मिलेंगी वहां पर शीर्ष बनेगा। जो भी आपका आंसर आता है वो अपने कॉपी पर लिख लिया करो, ए बी सी या डी, क्योंकि पोल में क्वेश्चन ही दिखता है। ठीक है, कई बार आप लोग सही सोच के भी जाते हो, कुछ और क्लिक हो जाता है। ठीक, तो 15 सेकंड लगते हैं, 15 सेकंड में इसको एंड करेंगे। जाइए, अगर नहीं की हो तो जाइए, जाकर जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड्स। अभी भी कुछ बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है। ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? बस शीर्षों को काउंट कर लेना है, वर्टेक्स को काउंट कर लेना है। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो पोल को एंड करते हैं और देखते हैं कि हमारा इसका आंसर क्या होगा। कितना आंसर है? आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर शीर्ष को गिनना है तो जहां पर भी दो भुजाएं मिलेगी वहां पर शीर्ष बन जाएगा। तो एक तो मुझे ये वाला भुजा दिख रहा है ना, एक भुजा ये, एक सेकंड, तो एक भुजा ये और ये जहां पर मिला, यहां पर मिला, तो आप बोलो सर एक शीर्ष यहाँ पर दिख रहा है, एक शीर्ष मुझे ये बिंदु पर दिख रहा है 2, एक शीर्ष मुझे यहाँ पर दिख रहा है 3, एक शीर्ष मुझे यहाँ दिख रहा है 4, और एक शीर्ष मुझे यहाँ दिख रहा है 5। तो 5 वर्टेक्स है ना, 5 वर्टेक्स है, 5 भुजाएं रहेंगी होगी, 5 कोण रहे होंगे। वर्टेक्स के बारे में, शीर्ष के बारे में याद रखिएगा कि हमेशा दो भुजाएं जहां पर मिलती है वहीं पर वर्टेक्स बनता है। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बन मिल रहा है, तो यहाँ पर कुल भुजा ये शीर्ष 4 बन रहा है। ठीक है, हर एक शीर्ष को आप देख सकते हो कि जो भी शीर्ष को आप देखो, है ना, मैं कोई भी शीर्ष की अगर बात कर रहा हूँ तो वो शीर्ष बना कैसे है? आप बोलेंगे सर ये वाला जो शीर्ष मैंने काउंट किया था, एक भुजा यहाँ से और एक भुजा यहाँ से लिया था, इन दोनों भुजाओं से यहाँ पर शीर्ष बना। ठीक है, तो कितना दिखा, 1, 2, 3, 4, 5। आप बोलोगे सर 5 हमारा आंसर होगा, जो सभी के आंसर थे। ठीक है, इतना तक क्लियर है? इतना कंसेप्ट समझ में आया? तो भुजा शीर्ष कोण में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग पढ़ते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा, पॉइंट क्या होता है। पॉइंट के पोजीशन के आधार पर पॉइंट को कितने तरीके से हम लोग समझते हैं, तो आप समझना टॉपिक हमारा क्या है। बिंदु, पहले तो ये देखें कि बिंदु होता क्या है, पॉइंट इसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। कई बार आप लोग अपने बुक में देखते होंगे संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु क्या है, ये किसको कहते हैं? ठीक है, तो पहले पॉइंट समझ लेते हैं, पॉइंट क्या है। पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे, एक डॉट, है ना, अपने कॉपी पर अपने कलम के जो निब से आप एक डॉट बना दोगे, जैसे हाथ पे मैंने ऐसे बना दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक डॉट बनेगा ना। अपने कॉपी पर सभी लोग बनाइए, तो एक बिंदु छोटा सा दिख जाएगा आपको, उसी को क्या कहेंगे, उस डॉट को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक पॉइंट कह सकते हैं, एक बिंदु कह सकते हैं। समझ में आया? या फिर किसी, देखो एक समतल कहने का मतलब क्या होता है, समतल मतलब कोई भी सतह, जैसे आपका कॉपी का पेज हो गया, मोबाइल का स्क्रीन हो गया, या फिर ब्लैक बोर्ड हो गया। तो उस ब्लैक बोर्ड पे आप अगर चौक से किसी पोजीशन को आप लोकेट करना चाहते हो, तो आप अपने पेन से एक मार्क करोगे, ऐसे डॉट लगाओगे चौक से। तो ये बिंदु बहुत छोटा सा होता है, मैं आपको बहुत छोटा बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं आपको, इसलिए मैं इतना बड़ा बना रहा हूँ। तो आप इस वाले को क्या कहोगे, ये सर हमारा बिंदु है। समझ में? पॉइंट किसी को कहेंगे ना, किसी भी किसी भी सरफेस पर एग्जैक्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी आप अगर इंडिया का मैप देखोगे, तो इंडिया के मैप में हरियाणा कहाँ पर है, बिहार कहाँ पर है ना, सोनीपत कहाँ पर है, पानीपत कहाँ पर है, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट को कैसे दिखाए जाते हैं, एक पॉइंट से दिखाया जाता है क्या? आपने मैप देखा है इंडिया का? तो वहां पर क्या होगा, आपको इंडिया का मैप में दिख जाएगा, यहाँ पर सोनीपत, यहाँ पानीपत, यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट रोहतास, है ना, इस टाइप से दिखाया जाता है। तो आप कहोगे सर पॉइंट क्या होता है, किसी भी सरफेस पर, किसी भी प्लेन पर एक लोकेशन होता है, स्थिति होता है। ठीक है, बनाते कैसे हैं,
पेन से आप अगर एक डॉट लगा दोगे वो पॉइंट बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। आप पेन से बनाते हो, अपने कॉपी पर एक डॉट लगाओगे। इसका अगर कोई प्रॉपर्टी आपसे पूछे बिंदु के बारे में, क्या क्या हमें पता होना चाहिए। बिंदु में कोई लंबाई होता है क्या? बिंदु की कुछ लंबाई होगी? बिंदु अत्यंत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होगा, उसकी कोई लंबाई नहीं होती, कोई भी चौड़ाई नहीं होती, और ना ही कुछ ऊंचाई होती है। तो बिंदु के बारे में ध्यान रखिएगा, बिंदु के गुण में याद रखिएगा, बिंदु की ना ही लंबाई होगी। आप बोलना सर नो लेंथ, है ना, इसकी कोई भी लंबाई नहीं होगी। नो ब्रेथ, BREADTH, और नो हाइट, इसका ना ही लंबाई होगा, ना ही चौड़ाई होगा, ना ही ऊंचाई होगा। जैसे मैं कहूं, अगर हमारे पास एक लाइन है, तो इस लाइन की क्या होगी, इस लाइन की एक लंबाई हो जाएगी ना, इस लाइन की एक लंबाई है, इसकी चौड़ाई कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी एक लंबाई है। तो आप बोलोगे सर इसकी एक लंबाई होती है, एक लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक आयत बनाऊं, आगे पढ़ाऊंगा ये सारी चीज, तो इसमें क्या है कि सर इसको हम लंबाई कहते हैं और इसको हम चौड़ाई कहते हैं। तो आयत में क्या है, एक लंबाई भी होती है, एक चौड़ाई भी होती है। एक हमारे पास इसमें लंबाई भी दिख रहा है और एक चौड़ाई भी दिख रहा है। जबकि बिंदु में क्या होगा, बिंदु में कुछ भी ना ही लंबाई है, बहुत ही छोटा सा है। देखो मैंने एक बिंदु यहाँ पर बनाया और ये भी थोड़ा बड़ा हो गया है। अपने पेन की निब को देखो, उससे भी छोटा बिंदु होता है। आप अपने पेन की जो निब देख रहे हो ना, बिंदु उससे भी छोटा है। आप सुई की नोक देख रहे हो, जो आपके घर पे आपकी मदर या कोई सिस्टर यूज करती होगी, है ना, सुई को। तो इंजेक्शन का जो आगे का पॉइंट होता है, वो उसको भी बिंदु कह सकते हैं, पेन के निब से भी छोटा हो गया। तो बिंदु बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म बिंदु होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है, ना ही लंबाई, ना ही चौड़ाई, ना ही ऊंचाई। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिंदु के गुण में ना ही लंबाई, ना ही चौड़ाई, ना ही ऊंचाई। इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक था हमारा, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। यहां पर आपको कैसे समझना है, क्या क्या चीज पता होनी चाहिए। देखो यदि क्या लिखा गया है, डेफिनेशन पहले पढ़ लीजिए। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हो तो उसको संरेख कहते हैं। देखो नाम ही है संरेख, मतलब सन मतलब एक ही, ऐसे समझिएगा, एक ही रेखा। तो एक ही रेखा पर अगर स्थित बिंदुएं होंगी, एक तीन या तीन से अधिक बिंदु है, तो उसको क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे, कोलिनियर। देखो इंग्लिश के नाम में भी देखो को है और लीनियर है। तो लीनियर लाइन से बना, और को मतलब एक ही। तो एक ही लाइन पर जो पॉइंट्स लोकेटेड होंगे उसको हम कोलिनियर कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट बना दिए, ठीक है। कैसे अब पता करेंगे हम लोग, एक पॉइंट मैंने ऐसे बनाया, दूसरा पॉइंट मैंने ऐसे बनाया, और तीसरा पॉइंट मैंने ऐसे बनाया। अब इन तीनों पॉइंट को जनरली इंग्लिश के कैपिटल अक्षर से लिखते हैं। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, बिंदु को हम लोग क्या करते हैं ना, कैपिटल अक्षर से, बड़े वाले अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल अक्षर से लिखेगा। कभी भी आप बिंदु को ए ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसा लिखना गलत होगा, आपको कैपिटल ऐसे लिखना पड़ेगा ए, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी, और इसको मैंने नाम दिया सी। तो अगर मैं इन एक लाइन बनाऊं, और अगर ये लाइन इन तीनों से पास कर जाए, है ना, कोई लाइन ऐसा बना सकते हैं जो इन तीनों बिंदु से क्रॉस कर जाए, तो हमें दिख रहा है सर ये बिंदु ABC जो था, ये तीनों एक ही लाइन पर स्थित है। दिख रहा है आपको, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, ये तीनों एक ही लाइन पर है। तो हम क्या कहेंगे, बिंदु ABC को कैसा बोलेंगे, बिंदु ABC कैसे है, तो बिंदु ए बी और सी को क्या कहेंगे सर, ये संरेख है। इसको क्या कहेंगे, संरेख, कोलिनियर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, हाँ, इसको कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। या फिर मैं एक ऐसे लाइन बना दूं, और इसी लाइन पर, इसी स्ट्रेट लाइन पर मैं ढेर सारा बिंदु बना दूं, PQRS, इसका नाम दे दिया PQRS। तो PQRS कैसे बिंदु होंगे, अगर एक ही लाइन पर स्थित है, एक ही सीधी रेखा पर स्थित है, तो इसको कहेंगे सर ये संरेख बिंदु है। इसको क्या कहेंगे, ये हमारा संरेख बिंदु है, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे, ठीक है, एक ही लाइन पर स्थित है। या फिर जरूरी कि आपको लाइन बनाकर दिया जाएगा, अगर आपको लाइन बनाकर नहीं दिया जाएगा, आप मान लो एक पॉइंट ऐसे बना दिया, एक पॉइंट ऐसे बना दिया, एक पॉइंट ऐसे बना दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये डिसाइड करने के लिए कि संरेख बिंदु है या नहीं, मान लो एक पॉइंट और बना देता हूं मैं, इसी के आगे यहाँ पे बना दिया, तो आप क्या करोगे, एक लाइन बनाने की ट्राई करो, और देखो क्या ये लाइन जो है, ये तीनों से होकर जा रहा है क्या, ये चारों से होकर जा रहा है क्या। देखो तो एक लाइन मैंने बनाया और ये चारों बिंदु से होकर गुजरे, तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो चारों पॉइंट है एक ही लाइन पर स्थित है। तो हम क्या कहेंगे सर, ये जो जो भी पॉइंट आप इसका नाम दोगे, मान लो नाम दे दिया ABCD, तो ABCD को संरेख बिंदु कहेंगे, ठीक है।
अब मुझे बताइए, अगर मैं एक पॉइंट यहाँ बनाऊं, चलो इसके पहले एक सेकंड और यहाँ ध्यान दीजिए, कोई दो बिंदु में बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आपने देखा कि यहाँ पर लिखा क्या गया था, एक सेकंड, यहाँ पर आपका क्या लिखा गया था, 3 या 3 से अधिक। 3 से या 3 से अधिक क्यों लिखा गया था, ये क्यों लिखा गया था 3 से या 3 से अधिक? क्योंकि अगर दो पॉइंट लोगे ना, एक पॉइंट तो, अगर मैं एक पॉइंट बनाऊं तब तो इसमें तो कोई एक पॉइंट, इसमें तो कोई एक लाइन चला ही जाएगा इससे, है ना, एक लाइन तो चला ही जाएगा इससे, तो इसको तो कोलिनियर नॉन कोलिनियर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मैं दो पॉइंट बनाऊं, ठीक है, अगर मैं दो पॉइंट बनाऊं कहीं पर भी, तो दो पॉइंट आप कैसे भी बना लो, दो बिंदु आप कहीं पर ही बना लो, एक लाइन हमेशा इससे क्रॉस कर जाएगा, एक लाइन तो इससे बना ही चला ही जाएगा ना, ठीक है। एक लाइन, दो बिंदु हमेशा ही संरेख होगा, तो दो बिंदु आप कैसे भी बना लो, वो दोनों हमेशा ही संरेख होगा, ठीक है। अगर मैं कोई दो बिंदु कैसे भी बना दूं तो एक लाइन उससे हमेशा क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आप बोलोगे सर कोई भी दो बिंदु हमेशा ही संरेख होते हैं, तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी दो बिंदु हमेशा कोलिनियर ही होंगे। आप दो पॉइंट कैसे भी बना लो, देखो पहले वाले फिगर में दो बिंदु ऐसे बनाए गए हैं, तो एक लाइन में इन दोनों से क्रॉस करता हुआ बना सकता हूँ, ठीक है। दूसरे फिगर को देखिए, दूसरे फिगर में दो पॉइंट ऐसे बनाया गया है, एक लाइन मैंने बना दिया, ठीक है। तीसरे फिगर में देखिए, एक लाइन मैंने बना दिया। तो हमेशा एक लाइन, दो बिंदु जो है हमेशा क्या होंगे, कोई भी दो पॉइंट में कैसे भी बना दूं वो हमेशा ही समरेख होंगे। क्लियर हुआ? तो ये नोट कीजिएगा, कोई दो बिंदु हमेशा ही समरेख होता है, बिंदु दो बिंदु अगर रहेगा तो हमेशा एक लाइन तो उससे क्रॉस कर ही जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर मैं एक पॉइंट ऐसे बना दूं, इसका नाम दिया एक्स, और एक बिंदु मैंने यहां बनाया वाई, मुझे बताइए दोनों बिंदु संरेख है या नहीं है, यस या नो? संरेख है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से एक लाइन तो चला ही जाएगा, एक लाइन तो मैं खींच ही सकता हूं जो इन दोनों से क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो दो बिंदु हमेशा ही संरेख होगा। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर, मुझे बताना, अगर मैं एक पॉइंट ऐसे बनाया, एक पॉइंट मैंने ऐसे बनाया, और एक पॉइंट मैंने ऐसे बनाया, बिंदु का नाम दे दिया ए बी सी, ये संरेख बिंदु है क्या? देखो आप क्या करो, इन तीनों को ज्वाइन करने की कोशिश करो। क्या हम कोई ऐसा लाइन बना सकते हैं, सीधा लाइन जो तीनों से क्रॉस कर जाए? देखो आप नहीं बना पाओगे। अगर मैं ए बी को मिलाऊं तो सी नहीं आएगा इस पे, अगर मैं बी सी को मिलाऊं तो ए नहीं आएगा इस पे, और अगर आप ए सी को मिलाओगे तो उस पर बी नहीं आएगा, है ना। तो आप क्या कह सकते हो, सर अगर हमारे पास कोई ऐसे पॉइंट लिख रहे हैं, मान लो मैंने एक लाइन बनाया, इस पे एक पॉइंट मैंने ऐसे दिया ए, एक पॉइंट मैंने ऐसे दिया बी, और एक पॉइंट कहीं इधर दे दिया सी, तो एबीसी को क्या कहेंगे? अब एबीसी का क्या नाम हो जाएगा? इसको कहेंगे असंरेख बिंदु, ठीक है। इसका क्या नाम है? असंरेख, संरेख का उल्टा मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसको क्या नाम देते हैं? असंरेख पॉइंट, असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट, एक ही रेखा पर जो स्थित नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पर बोलोगे 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही सीधे रेखा पर स्थित नहीं हो, यह ध्यान रखिएगा, अगर नहीं स्थित होंगे एक ही रेखा पर तो उसको असंरेख बिंदु कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे, ठीक है। ये समझ में आया? जैसे कि यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा है कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को आप क्या बोलोगे? अगर मैं इसको मिलाऊं, अगर मैं इन सभी को मिला दी, तो आपको एक सीधा लाइन दिख रहा है क्या? ये आपको ये सीधा लाइन दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं सर ये सीधा लाइन कहाँ है, ये पूरा सीधा लाइन नहीं है ना, एक सीधी लकीर नहीं। तो आप बोलोगे सर ए बी सी और डी ये पॉइंट्स कैसे हैं? ए बी सी डी के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको बोलोगे सर असंरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु का मतलब समझ में आ गया? संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु समझ में आया क्या होता है? ठीक है, तो ये समझिए, पॉइंट आपने समझ लिया, बिंदु क्या होता है, एक डॉट होता है, कोई एक पोजीशन होता है। संरेख बिंदु, कोई पॉइंट अगर, कुछ पॉइंट अगर एक ही लाइन पर स्थित हो उसको कहेंगे संरेख बिंदु, और अगर कुछ पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं स्थित हो, जैसे यहाँ पर क्यू पी एस और आर, तो इसको क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु, ठीक है। पोल में क्वेश्चन पूछ रहे, पहले पोल करने के पहले मुझे बताओ, एक दो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। पहले मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे बनाकर मैं कुछ पॉइंट दे दूं एक्स वाई जेड, इसको आप क्या बोलोगे? ऑप्शन ए है संरेख, ऑप्शन बी है असंरेख। संरेख, अब मैं एक लाइन ऐसे बना दिया, यहां पर लिखा एक्स, यहां पर लिखा वाई, यहां पर लिखा जेड, और यहां पर लिख दिया एम। अब क्या बोलेंगे इसको?
अगर मैं चारों पॉइंट की बात कर रहा हूं तो ये चारों पॉइंट कैसे हैं? अब ये चारों पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं स्थित है, तो हम कहेंगे सर ये असमरेख बिंदु हो गया। ठीक है, इसको असमरेख बिंदु कह देंगे। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताना अगर मैं कोई क्वेश्चन ऐसे लिखता हूं। ठीक है, एक मैं फिगर बना रहा हूं, बस यस या नो में बता रहा हूं, ट्रू या फॉल्स। मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट का नाम दिया, पी क्यू, यहाँ पर एक बिंदु है आर, एक बिंदु है एस, और यहाँ पर है टी। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर पी आर एस, ये संरेख है, ये सही है या गलत है? पी आर एस संरेख है, यस या नो, बस यस या नो लिख के बताओ। यस, आप बोलोगे सर पी कहाँ पर है, यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, और एस यहाँ पर है, तीनों एक ही लाइन पर स्थित है। आप बोलोगे सर पी आर एस तीनों एक ही लाइन पर स्थित है, तो कहेंगे सर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर बिंदु पी टी क्यू असंरेख है, मैंने लिखा बिंदु पी टी क्यू असंरेख है, ये कैसा है स्टेटमेंट, सही है कि गलत है? ये भी सही है। पी बोलोगे सर पी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, एक ही लाइन पर स्थित नहीं है, तो कहेंगे सर असंरेख है, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, पी टी क्यू असंरेख है। अगर मैं लिखता हूं पी टी एस संरेख है, पी टी एस के बारे में बोल रहा हूं कि ये संरेख है, तो ये सही है कि गलत है? नाइस। तो आपको दिख रहा है सर पी यहाँ पर है, टी कुछ यहाँ पर है, और एस कुछ यहाँ पर है, तो एक ही लाइन पर स्थित नहीं है ना, पीटीएस से गुजरकर एक ही लाइन नहीं बना सकते, तो हम कहेंगे सर ये असंरेख नहीं है, ये तो असंरेख है, संरेख नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इसी पे बेस्ट मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन होंगे, आप सभी लोग कर पाओगे, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका पहला, मुझे देखकर बताइए इन चारों आकृति में किस आकृति में संरेख बिंदुओं को दिखाए गए हैं। ठीक है, कौन से फिगर में संरेख बिंदु की बातें की गई है? तो आंसर चैट सेक्शन में भी पोल में लिखना है, चैट आपका भी बंद रहेगा। तो ऑप्शन ए को ध्यान से देखिए, क्या उसमें संरेख बिंदु है? कोलिनियर पॉइंट, मतलब ऐसा पॉइंट जो एक ही लाइन पर स्थित हो। तो जिस ऑप्शन में सारे ही पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित है उसे ही संरेख बिंदु कहेंगे। नाइस, वेरी गुड। ऐसे बहुत आसान से क्वेश्चन, काफी जल्दी से आप लोग कर सकते हो। अभी 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड में देखो ये चैप्टर में अभी जो पहला कुछ क्वेश्चन है काफी आसान से लग रहा होगा आपको, ऐसे कर करके हम लोग काफी आगे तक जाएंगे। ठीक है, पहले छोटे छोटे कंसेप्ट सीख लेते हैं। आपके एग्जाम में या आपके बुक में कई बार ये सारे पॉइंट्स लिख रहते हैं, टर्म्स लिख रहते हैं, जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो। ठीक है, ये 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड बस आंसर जरूर करना। ठीक है, बैठे मत रहना, इजी क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है, और लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। और ये आंसर सभी का सही है, तो मैं बहुत जल्दी से बस इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जितने बच्चों ने किया ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर मुझे गलत दिख रहा था। देखो ऑप्शन ए को मैं देखो, तो बिंदु डी ई एफ क्या है? असंरेख है ना। आप बोलोगे सर इन तीनों से गुजरते हुए कोई लाइन नहीं बना सकते, अगर मैं डी को मिला दूं तो डी देखो एक लाइन पर आ गया, लेकिन इस लाइन पर एफ नहीं आया, है ना, एफ इस पे नहीं आया ना, डी लाइन पर, इस लाइन पर नहीं आया, तो कहेंगे सर ये असंरेख है, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में तो मुझे साफ दिख रहा है सर ये तो एक ही लाइन थोड़ी है, ये तो अलग अलग लाइन है ना, तो दो अलग अलग लाइन है। मुझे दिख रहा है एक ही लाइन पर ये तीनों बिंदु ओ पी और क्यू नहीं है, तो इसको असंरेख कहेंगे, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी में मुझे चार बिंदु दिख रहे हैं, बिंदु सी बी ए डी, है ना। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिंदु को छोटे लेटर से लिखा गया, जबकि यहाँ पर लिखना क्या चाहिए था? कैपिटल लेटर लिखना चाहिए। सभी में हमेशा बिंदु को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये चारों एक ही लाइन पर स्थित नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। जबकि ऑप्शन डी को देखोगे तो बड़ा साफ दिख रहा है, सर बिंदु पी क्यू एस तीनों ही एक ही रेखा पर स्थित है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो इतना ही रखिए, एक क्वेश्चन और कर ले, एक क्वेश्चन और करें, अगर सभी लोग रुकोगे तो एक क्वेश्चन और कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा ध्यान से करिएगा। इसमें से कौन सा असत्य है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें आपसे पूछा गया चारों ऑप्शन को चेक करना है। पहले इस फिगर को भी देखिएगा, चारों ऑप्शन को देखिएगा, चारों ऑप्शन को चेक करना है, कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है, तो जो गलत है वही आपका आंसर है। ठीक है, इसका मतलब तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो सही है, एक ऑप्शन ऐसा है जो गलत है, और जो गलत है वही आपका आंसर है। ठीक है,
समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? तो 3 ऑप्शन सही लिखे गए हैं, एक ऑप्शन गलत लिखा गया है, जो गलत होगा वही आपका सही आंसर है। ठीक है, देखिए कौन से में गलत लिखा गया है। रेंज का क्या हो गया? तावड़ा चल 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 अच्छा, चल साहिल की तरफ से बच्चों आपका माइक ऑन है, माइक बंद करिएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो कौन सा सही होगा, मतलब चारों स्टेटमेंट को आपको चेक करना होगा। आप देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट में कौन से ऑप्शन में गलत लिखा गया है। पहले देखिए स्टेटमेंट जो लिखा है सही है गलत है, पहले आप टिक या सर क्रॉस दो लगा लो। गलत हैं। ठीक है, देखते हैं कौन सा गलत है, आपको बताना नहीं है ना। तो आप देखो ये सही है गलत है, जो गलत होगा आपका आंसर हो जाएगा वो। ठीक है, तो आप डिसाइड करो, ए बी सी या डी। तो इसमें चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है, बिंदु को थोड़ा ध्यान से देखना है। आप जूम कर सकते हो अपने स्क्रीन पर ही, आप जूम कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन लिखा गया टी एल एच सबरेखा, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा समय लेकर करना। ऐसे काफी सारे आंसर आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत नाइस। ठीक है, कुछ बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं हुआ, तो वेट कर लेते हैं। 25 सेकंड रुकते, 25 सेकंड। बस आप क्या करो, पहले स्टेटमेंट को पढ़िए, देखिए वो सही है कि गलत है, दूसरे को देखिए सही है कि गलत है, तीसरे को देखिए सही है कि गलत है, चौथे को देखिए सही है कि गलत है। जहां पर भी आपको गलत मिल जाता है उसको आंसर कर देता हूं बस। तो 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड। 15 सेकंड, लास्ट 15। 10 सेकंड, लास्ट 10। नाइस, काफी सारे आंसर आ गए। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इस पोल को मैं एंड कर दे रहा हूं, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, किस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। देखो आपको गलत वाला पहचानना है ना, गलत वाला पहचानना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके सभी को पढ़ता हूँ। तो बिंदु टी एल एच, तो बिंदु टी कहां पर है, यहाँ पर। पहले तो आप पॉइंट खोजिए, टी एल और एच। ठीक है, टी एल एच के बारे में क्या बोला गया कि संरेख है। क्या ये तीनों एक ही लाइन पर स्थित है? तो मैं बना के देखता हूँ, तो मुझे दिख रहा है टी एल एच एक ही लाइन पर स्थित है। सर एक ही लाइन पर तीनों आ गया ना, तो हम कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सही है, संरेख है ना, तो ये सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन बी को देखते हैं। तो ऑप्शन बी में बोला गया है बिंदु ए डी एम के बारे में। तो ए यहाँ पर है मुझे दिख रहा है, बिंदु डी यहाँ पर है, दिख रहा है ना मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा असलम, आपका माइक ऑन है, माइक बंद करोगे असलम? ठीक है, तो बिंदु ए डी और एम, तो ये 3 बिंदु दिख रहे हैं, ए डी और एम। ए डी एम के बारे में बोला गया है कि ए डी एम संरेख है, जबकि ए डी एम एक ही लाइन पर स्थित आपको दिख रहा है क्या? ए डी और एम एक ही लाइन पर स्थित है। तो आप बोलोगे सर अगर ए डी को मिलाओ, तो ए डी को अगर मिलाएंगे, तो ए डी को मिलाने वाला जो लाइन है उस पर एम नहीं आ रहा है ना, तो आप बोलोगे सर एडीएम क्या है, असंरेख है। एडीएम कैसा है, असंरेख है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा गया है, एडीएम संरेख है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये गलत हो गया। और अगर ये गलत हो गया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे मैं चेक कर ले रहा हूँ और भी, लेकिन यही पर हम आंसर कर सकते थे, हमारा आंसर भी गलत सही हो जाएगा। ठीक है, टी की एच, अच्छा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ टी के एच। तो टी के एच के बारे में क्या बोला गया है कि टी के एच असंरेख है। मैं देख लेता हूँ, टी यहाँ पर है, के यहाँ पर है, एच यहाँ पर है। साफ दिख रहा है टी के एच क्या है, एक ही लाइन पर स्थित नहीं है। एक ही लाइन पर स्थित है क्या? मैं टी एच को अगर मिला दूंगा तो एच आपको उधर दिख रहा है, बाहर दिख रहा है। तो आप कहेंगे टी के एच क्या है, असंरेख है। और जबकि यहाँ पर लिखा भी गया है टी के एच असंरेख है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है ना। ऑप्शन डी को देखिए, तो लिखा गया एस एम एच के, है ना, 4 बिंदु के बारे में बात की गई है, एस एम एच और के। तो पॉइंट को हाईलाइट कर लो, एस यहाँ पर है, एम यहाँ है, एच यहाँ है, के यहाँ पर है। तो ये चारों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पर स्थित है। तो एक ही लाइन पर स्थित है तो एस एम एच के क्या होगा, संरेख होगा, संरेख होगा। और संरेख है वही लिखा गया है, एस एम एच के क्या है, एक ही लाइन पर स्थित है, संरेख है, तो ये भी सही है। तो आप देख रहे हो सर ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन बी गलत है।
जो गलत है वही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बोला गया था कौन सा असत्य है। ठीक है, अब समझ आया? आपने गलती कर दी क्या? आपको पोल पे गलत हो गया था? आरती आप बताओ। हाँ कोई बात नहीं, इन्हीं गलतियों से सीखना है। ठीक है, इन्हीं गलतियों से सीखना है ना आपको। कई बार गलती, ऐसा मैं कभी नहीं कहता गलतियां नहीं होंगी, गलतियां होंगी और उन्हीं गलती से सीखना है हमें। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। इसके बाद अगले क्लास में कवर करते हैं। क्लास बिल्कुल रेगुलर करना, और भी इंपॉर्टेंट क्लास होगा अगला क्लास, है ना।